गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ फास्ट ट्रैक बैच ये इंटर May 21 टैक्सेशन। आपने सैलरीज हेड में कल के लेक्चर में मेरे पास मोटर कार पढ़ लिया था पूरा, और उसके बाद गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, वो वाला सेक्शन, मतलब वो सारा वही है। सेक्शन 72(3) रूल नंबर पहले 3(2), फिर 3(3), 3(4), 3(5), 3(6). तो कल हमने ये लास्ट में ये वाला पढ़ लिया था, रूल 3(4), जहां पे गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी की बात की हुई है। जहां मैंने आपको बताया था कि अगर सीधा इंप्लॉय के नाम पे कनेक्शन ले लिया तो वहां पे तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर हो जाएगा और 72(4) का पॉइंट बन जाएगा। यस और नो? अब आगे बढ़ रहे हैं हम। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी या तो एम्प्लॉय को या उसके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है अब यहाँ। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन। तो पहले ना एक बात ध्यान रखना, अगर तो एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन फैसिलिटी का अरेंजमेंट करा गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयर फैसिलिटी अरेंज करवा दे एम्प्लॉय को, चाहे एम्प्लॉय खुद फैसिलिटी लेके एजुकेशन की बाद में रीइंबर्समेंट ले ले एम्प्लॉयर से या पेमेंट करवा ले एम्प्लॉयर से, ऐसे किसी भी केस में कोई पर्क वैल्यू नहीं है। सिंपल सा सिस्टम लॉजिक है इसका कि एम्प्लॉय की जो पढ़ाई है, उसकी जो एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं जॉब में भी काम आएगी, तो उसका कोई पर्क वैल्यू नहीं है अगर एम्प्लॉय की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त करा गया। एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए एजुकेशन अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय, उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? 100 रुपए पर मंथ ना बोल देना, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एजुकेशन अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय। तो एजुकेशन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल है क्योंकि उसकी मैंने कोई एग्जम्पशन नहीं पढ़ाई आपको। पर जब मैं पर्क पढ़ा रहा हूं एजुकेशन का, वहां एम्प्लॉय को दिया गया पर्क एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। इतनी बात क्लियर है? अब सेक्शन में तो एक बात और लिखी थी, और मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड। तो देखते हैं पहले मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड में कौन कौन आते हैं। स्पाउस अथवा स्पाउसेस। अगर इंडिविजुअल मतलब मिस्टर हैं तो उनकी वाइफ या वाइफ्स, अगर धर्म में अलाउड है, ठीक है। और अगर लेडी है कोई एसएससी तो उसका हस्बैंड, स्पाउस दोनों के लिए वर्ड यूज होता है, आपको पता ही है। चिल्ड्रन और आगे उनके स्पाउस, यानी बेटा, बहू या बेटी, दामाद, जमाई जिसे हम बोलते हैं ना। तो चिल्ड्रन एंड स्पाउस, हंस क्यों रहे हो हैं? तो सुनो, तो चिल्ड्रन और उसके आगे स्पाउस भी क्या माने जाएंगे? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। फिर पेरेंट्स भी हैं जी, ठीक है, और सर्वेंट्स को भी माना गया है, और एनी अदर डिपेंडेंट पर्सन ऑन द एम्प्लॉय, ये सारे मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड हैं। तो इनमें से अगर किसी के भी बंदोबस्त करा गया एजुकेशन फैसिलिटी का एम्प्लॉयर के द्वारा, तो पर्क वैल्यू कैसे निकलेगी आओ देखते हैं। उसके लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा टेबल के अंदर। देखिए, अगर मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड का क्वेश्चन आता है तो आगे हमने इसके अंदर एक सर्कमस्टांस बनाया है। पहला कि भाई एम्प्लॉयर ने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इनकर किया। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कब इनकर करेगा एम्प्लॉयर? भाई मान लो जो एम्प्लॉय की वाइफ है, उसको किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए फीस पे करनी शुरू कर दी एम्प्लॉयर ने कि भाई ठीक है, जो तुम्हारी वाइफ है वो पढ़ना चाहती है तो मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, आप उसे स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, जो भी है, और पैसे मैं पे करूंगा उस चीज के। तो इनकर कर लिया कॉस्ट ऑफ एजुकेशन किसने? एम्प्लॉयर ने। तो ऐसे में हमारा रूल क्या बोलता है? पर्क वैल्यू क्या होगी? जितना अमाउंट वो इनकर कर देगा, यानी सीधा सीधा सा रूल है, जितना पैसा लग गया उतना पर्क वैल्यू। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे दो केस और बनते हैं। पहला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ओन्ड या मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी ये वो केस हो सकता है जहां जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर की कोई कॉस्ट इनकर हो रही हो, क्योंकि उसका खुद का स्कूल या खुद का कॉलेज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसका खुद का अपना है, तो वो कहीं बाहर पेमेंट तो कर नहीं रहा। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, हो सकता है उनका बेटा बेटी वहीं पढ़ रहे हो और उनसे फीस ना चार्ज कर रही जा रही हो, क्योंकि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का बेटा है या बेटी है, तो हो सकता है स्कूल वाले फीस ना चार्ज कर रहे हो। तो ये तो पर्क बनना चाहिए। तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बोलता है रूल का, कि हम लोग यहाँ पे पर्क वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सिमिलर इंस्टीट्यूशन की कॉस्टिंग चेक करेंगे सेम लोकेलिटी में या नियर बाय लोकेलिटी में। जैसे अगर आपका स्कूल है, मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ पटियाला में अवर लेडी ऑफ फातिमा, उसके साथ में सेंट पीटर स्कूल है, तो अगर फातिमा की बात आप कर रहे हो, फातिमा स्कूल में ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो हम रेट किसका देख लेंगे? सेंट पीटर्स का।
दो स्कूल, दोनों कॉन्वेंट स्कूल, आसपास, सिमिलर रेट होगा, यस और नो। अब यहां पे एक बात और ध्यान देना, इसी में एक केस और है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना तो नहीं है एम्प्लॉयर का, लेकिन उसकी एम्प्लॉयर की ना कई बार क्या होता है, कुछ ट्रस्ट होते हैं या कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने स्पॉन्सरशिप दी होती है एम्प्लॉयर ने आपके, और आपकी वहां चलती होती है। अब एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि भाई 4 लोग मेरे यहाँ पढ़ेंगे, मेरे एम्प्लॉय के, कोई एम्प्लॉय का हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई पेरेंट्स हैं, किसी का भी बंदोबस्त किया, कोई सर्वेंट का भी किया जा सकता है, जो भी मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड है। मतलब यहां पे भी एम्प्लॉयर कोई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इनकर नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी चलती थी उस स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, तो उसने उसके एडमिशन करवा दी वहां पे फ्री में, हाँ कि ना। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, पर्क वैल्यू तो निकलनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की वजह से अगर एम्प्लॉय को कुछ भी बेनिफिट मिलेगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ पर्क, यस और नो। तो इसका भी सेम रूल है कि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ही देखेंगे नियर इंस्टीट्यूशन में। अब यहां मेन पॉइंट क्या है जो ध्यान देने वाला और जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको चिल्ड्रन का आ गया, किसका आ गया, चिल्ड्रन, तो एम्प्लॉय का जो चाइल्ड है या जो चिल्ड्रन है उन पे रूल थोड़ा सा राहत देता है। क्या राहत देता है, बहुत ध्यान से सुनना। कहता वैसे तो हम ये बोलते हैं कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन की जो कॉस्ट होगी वो पर्क बन जाती है, हाउएवर ये परक्यूजिट एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर नीचे लिखी 2 शर्तें आप पूरी कर लेते हो। पहली, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, मैंने यहां पे फ्री को बोल्ड किया है और कैपिटल किया है। फ्री का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर रहा, यानी टोटली फ्री फैसिलिटी है। और ये फ्री फैसिलिटी बताओ मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड में किसी को भी दियो या सिर्फ चिल्ड्रन को, सिर्फ चिल्ड्रन के केस में एक राहत है। एक तो अच्छा, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी कहां दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, बाहर वाले किसी स्कूल में या ऐसे स्कूल में जो वो या तो उसका है या जहां उसकी चलती है, सिर्फ ये वाले केस में है पॉइंट। यानी जहां एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, सर वहां फ्री कैसे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कि आप तक वो एम्प्लॉय से चार्ज ना कर रहा हो, वहां एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। एग्जम्पशन सिर्फ कौन से केस में, या तो जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका अपना है या जहां उसकी चलती है, वो वाले केस में एग्जम्पशन है। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी है चिल्ड्रन के लिए एम्प्लॉय के, और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पे पड़ रही है, मतलब कॉस्ट यहाँ पे किस तरह की, भाई यहाँ पे सिमिलर की आप कॉस्ट देख सकते हो कितनी के, तो अगर वो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक है तो ऐसे में वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। और अगर वो उससे एक्सीड कर गई, जैसे मान लो आपको चिल्ड्रन को एडमिशन दिलवा दी ऐसे स्कूल में जहां जो कॉस्टिंग आती है वो 1200 रुपए पर मंथ आती है फ्री फैसिलिटी, स्कूल अपना है, तो बताओ क्या यहाँ पे एग्जम्पशन मिल पाएगी ये वाली, नो। क्योंकि रूल कहता है दोनों कंडीशन पूरी हो, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रन वाला पॉइंट नहीं है। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पिट गई फिर तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे ना इस वाले पॉइंट में जो अप टू 1000 वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल दो ऑल्टरनेटिव्स करता है। एक ऑल्टरनेटिव वो ये बोलता है कि क्योंकि 1000 पर मंथ से बढ़ रही है वैल्यू, इसलिए फुली टैक्सेबल कर दो। और एक इंटरप्रिटेशन वो ये निकालते हैं कि 1000 रुपीज तक की तो एग्जम्पशन देनी चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर का क्या करना चाहिए, टैक्सेबल। सर हम कौन सा करके आएंगे, आप दोनों लिख के आओगे, आप दोनों लिख के आओगे। मेन नोट्स के अंदर आप चेक भी कर लेना, मैंने लिखा होगा कि ऑल्टरनेटिव भी है, इसका किया हुआ मेंशन, देखना। मेन नोट्स तो कम से कम सामने रख लिया करो बदतमीजों, सैलरी की बुक है ना, वहां पे ऑल्टरनेटिव लिखा होगा, आप चेक कर लेना। और पूरा जब आप बुक से पढ़ोगे सारी बात आपको मेरी यही समझ में आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं, यस और नो। तो बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं चिल्ड्रन वाले केस में, और जहां एम्प्लॉयर बाहर पेमेंट कर रहा होता कहीं, वहां एग्जम्पशन दे आते हैं, 1000 रुपए वाली गलत हो जाएगा, यस और नो। सबको समझ में आ रहा है, तो आप इसको पढ़ लेना। और अगर कोई अमाउंट रिकवर करी जा रही है एम्प्लॉय से, देखो अगर कोई अमाउंट रिकवर करी जा रही होगी ना एम्प्लॉय से, फिर वो फ्री फैसिलिटी वाले में नहीं जाओगे, यानी रूल तो सारा कुछ कवर करता है ना,
बस एग्जम्पशन आपको याद रखनी है सिर्फ फ्री वाले केस में, लेकिन परक्विजिट वैल्यू तो फ्री वाले केस में भी आ सकता है, कंसेशनल वाले केस में भी आ सकता है। यानी अगर कोई अमाउंट रिकवर करी जा रही होगी एम्प्लॉय से वो कंसेशनल बन जाएगा, और अगर कोई अमाउंट रिकवर नहीं करी जा रही होगी तो फ्री बन जाएगा। यस और नो? नोट नंबर 2 सेम वही है, अमाउंट रिकवर्ड हम लेस कर लेंगे, ऊपर आई गई थी वैसे। अगर फैसिलिटी एम्प्लॉय खुद ले लेगा और बाद में रीइंबर्समेंट ले लेगा तो 17,204 लग जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी स्कॉलरशिप चिल्ड्रन को या किसी को, चिल्ड्रन को यहाँ पे मेनली कवर करते हैं कि मेरिट बेसिस पे अगर लगती है, भाई अगर स्कूल की पॉलिसी है कि जिसकी 90% और अबव परसेंटेज आएगी हम उसको 20% स्कॉलरशिप लगा देंगे। अब 20% स्कॉलरशिप एम्प्लॉय के बच्चे की लगी तो क्या यहाँ पे पर्क निकलेगा? नो, क्योंकि वो तो पॉलिसी है ना कि स्कॉलरशिप के बेस पे हम लोग देते ही हैं आपको, तो वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से थोड़ा ना मिली है। यस और नो? ये था हमारा 17(2)(3) रूल नंबर 3(5). अब 3(6) की तरफ आएंगे हम। 3(6) जो हमारा है वो है फ्री और कंसेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और एक किसको दी गई है? या तो एम्प्लॉइज को, पर एम्प्लॉइज कौन से? ध्यान रखना यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉइज, एयरवेज, रेलवेज, या जो हमारे समुद्री वाटरवेज वगैरह वाले होते हैं, समुद्री जहाज, ये सारे जो मेंबर ऑफ क्रू होते हैं, पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, या अगर मैं बसेस की बात करूं ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉइज हैं। यस और नो? अब पहले मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं क्या क्या पढ़ा चुका, पहले मैं वो रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। देखो, एक तो मैंने ना अलाउंसेस पढ़ाए थे ऑफिशियल, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, और एक इनका डेली अलाउंस, वो बोर्डिंग लॉजिंग का था वैसे, ठीक है। पर डेली अलाउंस को बताऊं मैंने किससे कंपेयर किया था? आउट स्टेशन अलाउंस, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉइज होते थे उनको बोर्डिंग लॉजिंग के लिए कौन सा अलाउंस मिलता था? आउट स्टेशन अलाउंस, जो 70% ऑफ अलाउंस जो एग्जाम्प्ट होता था 10,000 पर मंथ वाला, वो वाला याद आया? एक मैंने अलाउंस और करवाया था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, पर्सनल, 3200 रुपए पर मंथ वाला, सिर्फ डेफ एंड ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड वगैरह वालों के लिए, याद आया? और कुछ मैंने करवाया और ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में डिडक्शन मिलती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, वो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस था, ऐसे मत करो, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में अभी मेन यही पढ़ा है। यस और नो? वो सारे अलाउंसेस की दुनिया थी। अब किसकी दुनिया आ रही है? अब तो परक्विजिट्स की दुनिया आ रही है। और एक मैंने आपको ना मोटर कार वाले पॉइंट के अंदर ये बताया था कि अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर देता है एम्प्लॉयर तो टैक्स फ्री है। याद आया? अब मैं बात कर रहा हूं जो वो अलाउंस की बात नहीं हो रही, वो रही है पर्क की। अभी तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय के बारे में हमने सिर्फ आउट स्टेशन अलाउंस पढ़ा था। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस सिस्टम एम्प्लॉयज के बारे में एक फैसिलिटी पढ़ रहे हैं कि भाई जब ये लोग इनके कोई मेंबर ऑफ फैमिली, जैसे अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो उनको एक पास बना के दे दिया कि भाई ठीक है, इनको ना प्रिविलेज पास बोलते हैं कि क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, तो एक प्रिविलेज पास बना दिया कि महीने में इतने बार इतना किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हो, आप या आपके फैमिली मेंबर्स, ये टैक्स फ्री है। एयरवेज और रेलवेज के अंदर ये टैक्स फ्री है। यानी दो यातायात के सिस्टम ऐसे हैं कि जहां पे अगर अपने एम्प्लॉइज को आप फ्री या कंसेशनल ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर देते हो, कोई परक्विजिट नहीं आता है एम्प्लॉइज के लिए। एयरवेज एंड रेलवेज कौन से बच गए? वाटरवेज सारा बच गया, या रोडवेज सारा बच गया। यस और नो? उनके केस में क्या होएगा? जो अमाउंट चार्ज की जाती है बाकी कस्टमर से, यानी अगर बस की टिकट अगर 1000 किलोमीटर फ्री दिया हुआ है मान लो, और बस की टिकट मान लो 4 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर दूसरों से चार्ज किया जाता है, जो भी स्लैब है, जो भी जो सिस्टम है, उतना ही आपका पर्क वैल्यू बन जाएगा। और अगर कोई अमाउंट रिकवर करी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से, वो लेस हो जाएगी। भाई ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय तो हर जगह माइनस होती है, सिर्फ एक जगह मैंने माना गया था, गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉयर के, और पार्टली पार्टली यूज हो रही गाड़ी। याद आया कि नहीं आया? यस और नो? तो मुबारक हो, 17(2)(3) का परिवार पूरा हुआ। इसके अंदर 5 प्राणी थे। रूल 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6). सबसे बड़ा प्राणी कौन था इनका? मोटर कार, जो कल हमारी चल पड़ी थी मेरा ख्याल, और घर जाके आपने रिवाइज उसे कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 17(2)(4). ये तो सिंपल है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पर्क। 17(2)(4)
तो ये तो मैंने पहला पॉइंट तो उसका बता ही रखा है कि कोई भी फैसिलिटी 17(2)(3) वाली अगर पेमेंट या रीइंबर्समेंट उसकी कौन कर दे, एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय उसे खुद अरेंज करके बैठा हुआ था, तो वो मॉनेटरी पर्क बन जाएगा, पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल इसके एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और इसके क्या एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, हालांकि इसकी क्या मिल जाती है, डिडक्शन। और इनकम टैक्स और इट्स पेनल्टी पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, वो तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है यार, एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर मीट करेगा वो 17(2)(4) में ऐड होगा। ग्रॉस सैलरी में जुड़ेगा ये, यस, ग्रॉस सैलरी के ऊपर ही आ जाएगा ये, इसे जोड़ के ग्रॉस सैलरी आएगी। ये वाला पॉइंट तो काट दो, ये 15,000 वाला पॉइंट पहले होता था, अब तो मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड आप लोग टैक्सेबल ही कर रहे थे, ये वाला पॉइंट तो छोड़ दो। 17(2)(5) इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर तो मेडिक्लेम या एक्सीडेंट पॉलिसी है, ये तो टैक्स फ्री है। मेडिक्लेम क्या होती है, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ही होगी ना, कि अगर कल को एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका इलाज फ्री में हो जाए विद दिस इंश्योरेंस, ये टैक्स फ्री पर्क है। ये ना जब मैं आपको मेडिकल फैसिलिटीज का टॉपिक पढ़ाता हूं, वहां पे भी लिखा हुआ है, आप जब मेन सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे, जहां मैंने मेडिकल सारा कवर किया था, मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वही नोट्स में भी एक चीज लिखी हुई है कि अगर कोई हेल्थ स्कीम के अंडर आके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, दैट इज टैक्स फ्री। मैं पढ़ा दूंगा आपको आगे जाके, ये वहां से उठाया हुआ है पॉइंट। दूसरा, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, ये पर्क का पार्ट बनेगा, लेकिन इसकी क्या मिल जाएगी, एटीसी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे क्या मिलती है, एटीसी की डिडक्शन मिलती है, ये लिखा हुआ है। अगर कोई अमाउंट रिकवर कर रहा हुआ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, वो लेस हो जाएगी। और कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स ऐसी होती हैं जहां एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए प्रीमियम पे भी कर देता है, तो वहां फिर भी कोई पर्क वैल्यू नहीं आता। उसका रीजन ये होता है, इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं ये फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर ही होती हैं, जैसे ईएसआई स्कीम या फिडेलिटी गारंटी स्कीम की लॉयल्टी रहेगी भाई, अगर कोई एम्प्लॉय वगैरह चोरी चकारी या फ्रॉड करता है, कुछ करता है, तो वहां पे एम्प्लॉयर को कंपनसेशन मिल जाती है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स, यहाँ पे एम्प्लॉयर के अपने बेनिफिट होते हैं, तो अगर ऐसो के लिए अगर वो प्रीमियम पे भी कर देता है, तो वहां पे क्या नहीं निकल के आता, पर्क वैल्यू नहीं निकल के आता। यस और नो? ये था 17(2)(5). इससे आगे है जी 17(2)(6), इसके अंदर अमेंडमेंट है छोटी सी, रूल 3(8). मैंने आपको शुरू में कहा था एक अमेंडमेंट छोटी सी 17(2)(6) में, एक 17(2)(7) में, और एक नया आया था 17(2)(7)। ध्यान होगा आपको, हालांकि इसकी अमेंडमेंट जो है मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी, ठीक है, बट चलो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। पहली बात तो परक्यूजिट वैल्यू निकलता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हुआ क्या यहाँ पे, एम्प्लॉयर ने अपने शेयर्स या अपनी कोई और सिक्योरिटीज या तो अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी या कंसेशनल दे दी। भाई अब इनकम टैक्स वालों को क्या प्रॉब्लम है, जो सिक्योरिटी मार्केट में 200 रुपए की बिक रही है, आप अपने एम्प्लॉय को 20 रुपए में दे रहे हो, 40 रुपए में दे रहे हो, तो यहां तो पर्क निकलना चाहिए। यस और नो? अब यहां पे ना हम एक पॉइंट पढ़ते थे कि जो यहाँ पे पर्क वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। अभी भी यही रूल है, पर इसमें एक एक्सेप्शन आ गई है, उसकी मैं आपको रीडिंग करा दूंगा, पर अभी पहले मेन पुराना रिवाइज कर लो जो हमने पढ़ा हुआ है कि एम्प्लॉय, देखो अलॉटमेंट यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मान लो आपने 2012 में कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप 10 साल मेरे पास काम करते हो तो 2022 में आके जो भी शेयर का प्राइस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, मैं आपको शेयर इतने में दे दूंगा, मार्केट प्राइस कुछ भी हो, आपको लेना हुआ ले लेना, नहीं लेना हो ना लेना, जिसे हम ऑप्शंस बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। होता नहीं होता, कंसेशनल रेट पे शेयर देने की बात की होती है उसके अंदर। अब बंदा 5 साल 10 साल काम कर रहा है और एंड में आके उसने अप्लाई कर दिया कि हाँ यार मार्केट में कीमतें बहुत बढ़ गई कंपनी के शेयर्स की, मुझे सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब जिस साल में अप्लाई किया आपने अलॉटमेंट के लिए शेयर्स के, उसी ईयर में पर्क वैल्यू नहीं निकलता। पर्क वैल्यू किस ईयर में निकलता है, जिसमें अलॉट होते हैं। और ये फर्क क्या पड़ता है, कई बार जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे होते हो वो डेट अलग होती है। जैसे मान लो आपने ऑप्शन 20 मार्च 2021, अभी आने वाला है ना 20 मार्च 2021, उस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी, लेकिन आपको शेयर अलॉट हुए 10 अप्रैल को, तो बताओ पर्क वैल्यू 20-21 में निकलेगा या 21-22 में निकलेगा? 21-22, क्योंकि शेयर अगले साल अलॉट हुए। लेकिन जब आपने पर्क वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यूएशन करते हुए आपको जो वैल्यू उठानी है ना शेयर की, फेयर मार्केट वैल्यू,
वो उठानी है जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी, यानी 20 मार्च। इसके अंदर भी ना फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के तरीके बता रखे थे कि अगर आपका जो शेयर है वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसका जो उस दिन का जो रेट होगा वो उठा लो। अगर दो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है तो जहां पे हायर ट्रेडिंग हुई है वो वाला रेट उठा लो। इस तरह के पॉइंट आपने पढ़े थे वहां पे, याद आ रहा है? घर से रिवाइज करना, वो सब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू मींस average of opening and closing prices of share listed. If listed on more than one exchange, then take the average that records highest volume. यानी दो तीन बातें क्लियर हो गई। एक तो फेयर मार्केट वैल्यू हमने एवरेज उठानी है, एवरेज उसकी उठानी है जहां हायर ट्रेडिंग हुई, अगर दो में लिस्टेड है हमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस सब दिया होगा। और फेयर मार्केट वैल्यू अगर अलग अलग दिन की दी हुई तो हमें किस दिन की उठानी है? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुई। लेकिन पर्क वैल्यू किस ईयर में हमें आएगा? जिस ईयर में अलॉट हुआ। कैलकुलेशन अलॉटमेंट के ईयर में होगी, लेकिन किसे बेस लेके होगी? जिस दिन हमने एक्सरसाइज किया। और अगर मान लो जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन मार्केट में वैल्यू शेयर की 200 रुपए थी और आपको कंपनी ने कह रखा है कि हम आपको 50 रुपए में लॉट करेंगे, तो ऐसे में आप मेरे को बताओ कितनी आपकी पर्क वैल्यू होगी? 150 रुपीज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यहाँ पे एक वर्ड और यूज होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स इसी के लिए यूज होता है ना कि वैसे तो हम लोग बोलते हैं ना कि शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो एम्प्लॉइज ने अपना पसीना बहाया, इतना इतना आपके लिए मेहनत करी, तो उनको अगर आप कंसेशनल रेट पे शेयर दे भी देते हो वो अलाउड है। यस और नो? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि आपने अभी 150 रुपीज क्या बनाई? पर्क वैल्यू बनाई। यस और नो? इसमें तो कोई डाउट नहीं। जब आप बुक खोलोगे ना वहां पे आपको श्री चांद वाला क्वेश्चन मिलेगा, श्री चांद। वो क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? सुनिए, श्री चांद को शेयर लॉट हो गया 200 रुपए वाला, कितने में? 50 रुपीज में। तो पर्क वैल्यू निकल आई 150 रुपए। कोई डाउट तो नहीं? मान लीजिए 8 महीने बाद, 8 महीने बाद श्री चांद ने ये शेयर ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया। अब श्री चांद के लिए शेयर एक कैपिटल एसेट है कि नहीं है? और वो कैपिटल एसेट जब बिकेगा, सेल होगा, तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। सर कितने में बेचा आपने शेयर? मान लेते हैं शेयर बिका बाहर में जाके 300 रुपए में। यस और नो? अब 300 रुपए की होगी एफवीसी, इसे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलते थे कैपिटल गेन चैप्टर में। इसमें से लेस होती थी कौआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपको याद हो। बताइए मुझे श्री चांद को ये शेयर कितने में पड़ा था? श्री चांद को वैसे तो ये जो शेयर पड़ा था वो 50 रुपए का पड़ा था, क्योंकि 50 रुपए लिए थे ना कंपनी ने। अब अगर आप ऐसे करोगे यहां हो जाती है गड़बड़, डबल टैक्सेशन हो रही है। क्योंकि 50 रुपीज में उन्हें पड़ा था, लेकिन हमने जिस टाइम उनको ये पड़ा था 50 रुपीज का, उस टाइम उनका पर्क भी तो निकाल दिया 150 रुपए का। अगर मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको टाइमलाइन बना के समझाने की कोशिश करूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर यहां मुझे शेयर पड़ा 50 रुपीज का, ठीक है, और इस टाइम मार्केट वैल्यू क्या थी? 200 रुपए। तो हमने 150 रुपए का पर्क निकाल लिया। अब बाद में जाके अगर ये कितने का बेचा था हमने? 300। अगर ये बाद में जाके मैंने 300 का बेचा, अगर आप एक बार के लिए सोचो, एक तरह से मेरी जेब से गया कितना? 50, और मेरी जेब में आया कितना? 300। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, मेरा 250 का गेन है। लेकिन आप क्या करवा रहे थे? आप कह रहे थे कि सर 300 की चीज हमें 50 रुपए में पड़ी हुई है, तो 250 का गेन यहां भी आ गया। 250 रुपए आप यहां टैक्स ले रहे हो, और 250 रुपए के ऊपर और 150 रुपए के ऊपर यहां टैक्स ले रहे हो, ये डबल टैक्सेशन हो रही है। इसलिए हमारे कैपिटल गेन के चैप्टर में एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन नंबर 49। किसको याद है 49 सेक्शन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। एक सेक्शन 55 था, वो था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जनरली। 49 में कौन सी का हुआ है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है स्पेसिफाइड केसेस वाली। और 49 का एक सब सेक्शन है, सब सेक्शन नंबर 49 टू 49 टू
डबल ए, 49 सेक्शन सब सेक्शन नंबर 2AA। अब यहां पे इसने क्या बोला कि जो फेयर मार्केट वैल्यू को लेकर आपने पर्क वैल्यू निकाली हुई है आप उसे क्या बनाओ, कॉस्ट। इस हिसाब से बताओ यहां गेन कितना आया, 50 नहीं सॉरी 100, 100, 150 पे आप पहले टैक्स दे चुके, 100 पे आप टैक्स दे दो, कुल मिला के कितने पे दोगे, 250, जो कि लॉजिकल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, when these securities are subsequently transferred, तो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, लेकिन कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, 49(2AA), जो क्या बोलेगा, इन सिक्योरिटीज की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या मानी जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, जो आप पहले कब कंसीडर कर चुके हो, परक्यूजिट निकालते हुए। समझ आई बात के नहीं आई? अब मैं इसकी छोटी सी अमेंडमेंट भी आपको बता देता हूं जो हुई है, जो मैं आपको बता रहा था। रेलिवेंट नहीं एग्जाम के लिए, पर सुन लेना एक बार। ये देखिए, ये तो वही खुल गई, समरी फाइल ही खुल गई तो। ये देखो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, टैक्सेबिलिटी ऑफ द परक्विजिट अराइजेज इन द ईयर इन विच शेयर्स आर अलॉटेड और ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय, यही लाइन है। However, where such shares or securities are allotted by the current employer being an eligible startup, अभी एलिजिबल स्टार्टअप कौन सा है, सेक्शन नंबर 80 IAC में जो बता रखा है, 80 IAC आपके सिलेबस में है नहीं, पर थोड़ी सी बस अमेंडमेंट है तो सुन लो एक बार, कि अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप है और उसके शेयर आपको अलॉट करे गए हैं तो परक्विजिट टैक्सेबल होगा उस ईयर में नहीं जिस ईयर में आपको अलॉट करे। वहां पे हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट देखेंगे और तीनों में से जो भी सबसे पहले हो गया उस टाइम पे उसकी टैक्सेबिलिटी करेंगे। पहला, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स, 48 मंथ्स कितने हो गए, 4 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर से पहले आगे असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर से भी आगे 4 साल, या इन विच सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर इज मेड बाय द सेसी। इसका मतलब पता क्या है, जब तक सिक्योरिटी सेल नहीं कर रहा ना सेसी, तब तक उसकी पर्क वैल्यू टैक्सेबल नहीं कर रहे, क्योंकि पैसा नहीं ना आया उसकी जेब में। और लास्ट में, इन विच द असेसी सीजेस टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज अर्लियर। आप सोचो प्रेजेंट लॉ क्या करवाता था, नॉर्मल लॉ क्या बोलता है, आपको शेयर मिल गए, सस्ते मिल गए, पर्क वैल्यू निकालो। एलिजिबल स्टार्टअप में क्या राहत दे दी, शेयर मिल गए कोई बात नहीं, पर्क वैल्यू मत निकालो भी। उसने छोड़ा तो नहीं आपको, हमने कहा नहीं। उसने अभी सेल तो नहीं करी सिक्योरिटी की, हमने कहा नहीं। भाई जब उसको अलॉट हुए क्या वहां से 4 साल एक्सपायर हो गए, हमने कहा भी नहीं हुए, तो अभी कुछ ना करो। इन तीनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम टैक्सेबिलिटी ले आना। यानी अगर वो जॉब भी नहीं छोड़ता और सेल भी नहीं शेयर करता, शेयर भी नहीं सेल करता, तो 4 साल तक कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। मतलब इन द एंड उन्होंने ये ऐसा लॉ बनाया कि अगर आप छोड़ते भी नहीं हो एम्प्लॉयर को सॉरी, और ना ही अगर आप सेल करते हो सिक्योरिटी को, आपकी टैक्सेबिलिटी कब आ जाएगी, 4 साल में। 4 साल मतलब उस ईयर में जिस साल में 48 मंथ्स एक्सपायर होंगे। और अगर आप पहले छोड़ देते हो तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, और अगर आप नहीं छोड़ते हो पर सेल शेयर कर देते हो, शेयर सेल कर देते हो तो आ जाएगी। यानी एक तरह से ना इससे एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं कि शेयर लिए एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। एम्प्लॉय का एक लॉक इन बढ़ेगा एम्प्लॉयर के साथ, क्योंकि उसे पता है अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरी टैक्सेबिलिटी भी आएगी। हालांकि अब ये नहीं पता इससे कितना फर्क पड़ेगा एम्प्लॉय के डिसीजन पे, बट इनकम टैक्स वालों ने लॉ ऐसा बना दिया कि जो ये एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनका एम्प्लॉय जल्दी जल्दी एम्प्लॉयर को छोड़ के ना जाए। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, यस और नो? 48 मंथ्स एक्सपायर कैसे होंगे, सुनिए, अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो उस ईयर में अगर शेयर लॉट हो गए तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया बोलो आपका, 21-22। 21-22 का एंड कब हुआ, 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 22 से जब आप आगे
4 साल जाओगे तो 31 मार्च 26 तक तो आप पहुंच ही गए, तो वहां उस ईयर में जाके इसकी टैक्सेबिलिटी की बात होगी, उससे पहले नहीं होगी। 25-26 असेसमेंट ईयर में बात करोगे तो 26 तक हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में बात करोगे तो 25-26, उससे पहले कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर लेते। यस और नो? ये मैंने पॉइंट कवर कर ही दिया 49 टू AA वाला। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वापस चलिएगा। अब यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? बोलिए। तो प्लीज एक काम कीजिए, आज घर जाके तसल्ली कीजिए, सारे क्वेश्चंस जो क्लास में करे हुए हैं उन्हें रिवाइज कीजिए, रूल्स रिवाइज कीजिए, सेक्शन रिवाइज कीजिए, एक एक लाइन रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखो समरी में ना जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक आधी दो लाइनें फिर भी हो सकता है स्किप हो रही हूं, जब आप बुक से पढ़ोगे तब और चीजें क्लियर होंगी आपको। यस और नो? तो प्लीज पढ़ के आइएगा। आज हम यहाँ पे रोकते हैं क्लास को, कल हम लोग जो कवर करेंगे उसके अंदर सबसे पहले ही हम ये अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, जो ये 17 टू 7 में भी अमेंडमेंट आई है और जो एक नया आया है 17 टू 7A, तो ये दोनों पॉइंट्स कल पहले अमेंडमेंट वाली कवर करेंगे, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। यस और नो? आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।